हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज केमिस्ट्री के चैप्टर 1 क्लास 9 का हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स को कवर कर लिया है और ऑलमोस्ट हमने आधे से ज़्यादा चैप्टर को कवर कर लिया है। आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पहले जाकर के उन वीडियोज़ को देखें ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। गैसेस स्टेज तक हमने कवर कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि जब हम किसी सॉलिड को मेल्ट करते हैं, मेल्टिंग का मतलब फ्यूजन भी होता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, तो वहाँ पर एक लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक, लेटेंट हीट क्या होता है, उसी कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार हम समझते हैं और फिर से आगे हम चलते हैं क्लास में। ठीक, लेटेंट हीट के बारे में समझते हैं। एक बीकर हमने लिया, ठीक है, और इसमें कोई सॉलिड है, ठीक है, कुछ भी सॉलिड है, और यहाँ से हमने आग देना इसको शुरू किया, मतलब हीट देना शुरू किया। यहाँ पर हमने एक थर्मोमीटर लगाया हुआ है ताकि इसका हम टेम्परेचर को मेजर कर सकें कितना टेम्परेचर है। अब हमने आग देना शुरू किया, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और बढ़ा है 30 डिग्री, तो यहाँ का भी टेम्परेचर बढ़ेगा धीरे धीरे, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का ही बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। मान लिया जाए कि इस चीज़ को पिघलने के लिए, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 90 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो 90 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ बढ़ेगा टेम्परेचर, हम बढ़ाएंगे 90 तक ले जाएंगे ताकि ये पिघलना शुरू कर दे, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुँच जाए। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 90 डिग्री, मान लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट 90 डिग्री, ठीक। तो 90 डिग्री अब हम पहुँचा दी, तो 90 डिग्री पहुँचने तक इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब 90 डिग्री पहुँच गया है, ठीक। शुरू हमने 20 से किया था, ठीक है, हमने 20 से शुरू किया था और बढ़ाते 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 उसको कहाँ पे ले आए हम लोग, 90 डिग्री पर ले आए हैं, ठीक। तो जब हम 20 से शुरू किए थे तो इसमें मान लिया कुछ टेम्परेचर था, मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि इसमें 3 डिग्री टेम्परेचर था। अब हम 90 तक आए हैं तो ये भी बढ़ेगा, 4 5 6 20 40 ऐसे बढ़ेगा, 90 डिग्री तक आते आते बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही 90 पहुँचेगा, ठीक, क्योंकि अब इसका मेल्टिंग पॉइंट पहुँच गया, तो अब ये चीज़ पिघलना शुरू कर देगा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा। और अब यहाँ के बाद से जो है टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक ये पूरा पिघल जाए। ये बात आई समझ में। और जितना हीट लगा इसको पिघलाने में, उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट का ऐसे मीनिंग होता है छुपा हुआ, हिडन, ठीक। लेटेंट का ऐसे मीनिंग मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन। तो अब देखिए फिर से इसको समझिए कि होता क्या है कि हम इसका मेल्टिंग पॉइंट 90 डिग्री तक है, ठीक है, मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि हम इसमें एक प्लास्टिक का टुकड़ा रखे हुए हैं, ठीक, और ये 90 डिग्री पर पिघलना शुरू हो जाता है। अभी हमने गैस को चालू किया, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बढ़ रहा है टेम्परेचर, तो इसमें का भी थोड़ी थर्मामीटर लगा हुआ है, इसका भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ते 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 90 डिग्री पहुँचा। अब 90 डिग्री पर प्लास्टिक मेल्ट करना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद से टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक पूरा प्लास्टिक मेल्ट कर जाए, ठीक। मान लिया जाए कि 7-10 सेकेंड या 15 सेकेंड लगा मेल्ट होने में, और इस बीच में ये टेम्परेचर बढ़ करके 110 डिग्री हुआ, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर ज़रा भी नहीं बढ़ेगा। वो टेम्परेचर यहाँ जितना था, थोड़ी देर के मान लेते हैं कि ये 67 डिग्री पर रुका हुआ था, 90 पर जा करके, तो ये 67 डिग्री पर ही रुका हुआ रहेगा, 90 डिग्री जब तक नीचे रहेगा। और हम भले ही यहाँ पर कितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएँ, तो ये जो टेम्परेचर का बढ़ना है, यानी जो हम हीट बढ़ा रहे थे, वो अंदर के टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो हीट था वो यूज़ हो रहा था प्लास्टिक के पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, ठीक है, प्लास्टिक के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, ब्रेक करने में, ताकि वो फिर पिघल करके लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। अब जैसे ही वो सारा पिघल गया तो अब ऐसा कोई भी पार्टिकल बचा नहीं है जिसके और ब्रेक किया जाए, जिसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और कमज़ोर किया तोड़ा जाए। इसीलिए अब जो है टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब सारा मेल्ट हो चुका है। इसी कंसेप्ट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक। और ये चूँकि ये पिघलाने में यानी मेल्ट करने में, फ्यूजन में ये हीट यूज़ हुआ है, तो इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। और जब यही काम लिक्विड से गैस करने में होगा, ठीक, तो वहाँ पर भी हम लेटेंट हीट का ही यूज़ करेंगे। आगे बात समझ में कि वो लेटेंट हीट है उस केस में, वेपराइजेशन या वेपोरेशन में। ये बात समझने वाली बात है कि लेटेंट हीट का मतलब होता है कि वो हीट जो किसी भी सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद से लेकर के उसके पूरा मेल्ट होने तक जो उसमें यूज़ होता है, उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए 2-3 बार इसको समझिएगा, पढ़िएगा खुद से और इमेजिन करिएगा, ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू। मतलब यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स थ्रू वर्ड्स, नो, दिस इज नॉट एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू। यू हैव टू काइंड ऑफ visualize this all in your mind, and this is the only way that can help you understand these things better.
and later on in your examination you can write it in your own words. So at first it is important that these things are rooted in your mind, the concepts are built in your mind, and that's actually of prime importance. So let's move on. तो ये बात हो गई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, ठीक। अब एक बार वर्ड बाय वर्ड पढ़ लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, ऊपर वाली बात वही जो भी बताएं, दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, कि सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड, कि जब हम मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाते हैं ना एक बार, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है वहाँ से, टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब तक कि पूरा आइस पिघल नहीं जाता है, ठीक। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, बोला कि ये ऐसा होता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है हालांकि हम टेम्परेचर को नीचे बढ़ा रहे होते हैं, ठीक। दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई द, हम कंटिन्यू करते हैं, सप्लाई कर रहे होते हैं हीट को। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यही बात है कि ये जो हीट है जो हम बढ़ा रहे थे लेकिन वहाँ नहीं बढ़ रहा था सिस्टम का टेम्परेचर, वो यूज हो रहा था किस में, ओवरकम का मतलब था पार पाना, उससे उसको ब्रेक करना, उसको किसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, जो कि पार्टिकल्स के बीच में हो उसमें यूज हो रहा था। एट दिस एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, इट इज़ कंसिडर दैट इट गेट्स हिडन इन टू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज द लेटेंट हीट, कि जो हम ये टेम्परेचर बढ़ाए थे लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ, वो उसके पार्टिकल्स के बीच में यूज़ हो गया, यानी एक तरह से हाइड हो गया, तो इसीलिए उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, वही बात है कि वर्ड का मतलब होता है छुपा हुआ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज, कि जो हीट एनर्जी है जो रिक्वायर है, ज़रूरत है, टू चेंज 1 kg ऑफ ए सॉलिड, 1 kg किसी भी सॉलिड की 1 kg को चेंज करने में, लिक्विड में चेंज करने में, मतलब ऐसा हीट, मतलब इतना हीट, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट, इतना हीट जो किसी भी सॉलिड के 1 kg को लिक्विड में चेंज करने के लिए ज़रूरी होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और इसके मेल्टिंग पॉइंट पर, इसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो जैसे मान लिया किसी पार्टिकल का, मतलब किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री के बाद 30 डिग्री सेल्सियस और लगता है उसको लिक्विड बनाने में, तो 90 से 30 120 पहुंच जाएगा, तो ये यही 30 डिग्री जो है वो उसका लेटेंट हीट कहलाएगा, ठीक है। ओके, यही बात है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहा जाता है। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। अब बोला कि देखिए लिक्विड स्टेट में है हमारा वाटर, ठीक है, वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में है 0 डिग्री सेल्सियस पर, लिक्विड स्टेट में, और यही वाटर आइस के फॉर्म में 0 डिग्री पर है। तो कह रहा है कि इसके पार्टिकल्स के बीच में एनर्जी ज़्यादा होगी, क्यों, और इसके पार्टिकल्स के बीच एनर्जी कम होगी, क्योंकि ये लिक्विड से जो सॉलिड से यानी आइस से जो वाटर बना है, सॉलिड से लिक्विड बना है, तो इसके पार्टिकल्स के बीच में लेटेंट हीट ज़्यादा है, लेटेंट हीट ज़्यादा है, मतलब लेटेंट हीट के फॉर्म में जो है हीट इसके अंदर छुपा हुआ है, तभी तो ये लिक्विड फॉर्म में है, तो इसीलिए इसके पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा एनर्जी होती है। और यही केस होता है हमारा, इससे और आगे चलेंगे तो देखेंगे कि जो वाटर वेपर होते हैं यानी भाप, वाष्प, ठीक है, उसके बीच में लिक्विड से ज़्यादा लिक्विड से ज़्यादा हीट होता है उसके बीच, उसके पार्टिकल्स के बीच में, इसीलिए भाप से ज़्यादा हमको जो है हार्म होता है, यानी कि जल जाता है ज़्यादा, वो ज़्यादा ही ख़तरनाक होता है हमारे स्किन के लिए सेम टेम्परेचर पर इन कंपैरिजन ऑफ वाटर, ठीक। आगे चलते, आई होप इट्स क्लियर। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बोला कि भाई इतना टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल करना शुरू हो जाए, ठीक है, जिस पर कोई लिक्विड बॉयल करना शुरू हो जाए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन। अब इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि बॉइलिंग बल्क फेनोमेनन क्या है, ठीक। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बल्क मतलब होता क्या है, ठीक, बल्क मतलब होता क्या है। इंग्लिश में बल्क का मतलब होता है, एक तरह से आप समझिए, ग्रुप, ठीक है, ग्रुप से कह लीजिए, या कह लीजिए तो समझिए कि बहुत बड़ा कोई चीज़ का ग्रुप, ठीक है, उसको हम बल्क बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर किसी मीटिंग में अगर 3 आदमी हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उस मीटिंग में 1000 आदमी तो बोलेंगे लोग बल्क में आए थे, ठीक, मतलब पूरा, और ऐसे पूरा हो गया, वो बल्क में हो गया, ठीक। जैसे आपके टेबल पर मान लीजिए 1 बुक है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके टेबल पे 50 बुक है और आपने 50 को उठा करके ले आया, अब 50 को उठा करके आपने कहीं पर रखा या बेच दिया, तो कहा कि मैंने बुक्स को बल्क में बेच दिया, यानी कि बहुत बहुत ग्रुप में ज़्यादा करके। तो कह रहा है कि बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेनन है, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब हम इवेपोरेशन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ मैटर करेगा। बल्क का मतलब होता है कि जो चीज़ ग्रुप में हो बहुत ज़्यादा हो,
तो कह रहा है कि बॉइलिंग बल्क फिनोमिनन है। मतलब क्या, देखिए समझते हैं कि जैसे आपने एक बर्तन में पानी को बॉईल करने के लिए गैस पर चढ़ाया, ठीक। तो आप गैस यहाँ तक दे रहे हो, हीट यहाँ से दे रहे हो, लेकिन आप ये देखोगे कि जब बॉयल हो रहा है ना, तो एक ही बार पूरा बॉयल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले इतना दूर का बॉयल होगा, फिर इतना दूर का बॉयल होगा, फिर इतना दूर का बॉयल होगा, फिर इतना दूर का बॉयल होगा, या इतना दूर का बॉयल होगा, फिर बाद में इतना दूर का बॉयल होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बॉइलिंग क्या होता है? बल्क फिनोमिनन, पूरा एक ही बार बॉयल होता है, इसीलिए इसको हम बल्क फिनोमिनन कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो बॉइलिंग एक क्या है? बल्क फिनोमिनन। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर आप कपड़ा को सूखने रखते हैं धूप में, ठीक, ऐसे रख दिए धूप में, तो आप देखते होंगे कहीं पर का जल्दी सूख गया, कहीं पर का देर से सूखा, कहीं पर का बाद में सूखा, कहीं पर का बहुत देर से सूखता है, कहीं पर थोड़ा सा ही सूख जाता है। तो इसको हम बल्क फिनोमिनन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर पूरा एक ही साथ सूखता तो फिर ये बल्क फिनोमिनन होता। लेकिन फिनोमिनन का मतलब था कोई भी एक्टिविटी, फिनोमिनन, फिनोमिना उसका प्लूरल होता है। तो बल्क फिनोमिनन एक्टिविटी आप समझिए, ठीक है, या एक्शन समझिए, कुछ भी एग्जाम्पल, कोई काम समझ लीजिए, इस तरह से फिनोमिनन बोलते हैं। तो बल्क फिनोमिनन मतलब कि जो एक ही साथ पूरा हो, सबको इन्वॉल्व करते हुए हो, उसको हम बल्क फिनोमिनन बोलते हैं। ठीक, तो बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिनन, मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह बॉयल होगा, एक जगह बाद में बॉयल, नहीं है, सारा एक ही साथ बॉयल होगा, इसीलिए इसको हम बल्क फिनोमिनन बोलते हैं। इजी है ये। बॉइलिंग पॉइंट मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बॉईल करना स्टार्ट कर देता है, उसका हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं उस लिक्विड का। और बॉइलिंग बल्क फिनोमिनन है। कैसे, हम देख लिया। लिखा, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। बोला कि देखिए, ये जो है बॉइलिंग, उसके पार्टिकल एक साथ इतना एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं। वेपर स्टेट मतलब भाप बन जाते हैं, गैसेस स्टेट में चेंज हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम बल्क फिनोमिनन बोलते हैं। ठीक, फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। बोला कि वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है या बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आगे है कि पार्टिकल्स इन स्टीम, यही वेपर या भाप या वाटर के स्टीम में जो पार्टिकल होते हैं, दैट इज वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक, हैव मोर एनर्जी देन वाटर at the same temperature. This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. अब बोल रहा है कि देखिए 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस पर आपने वाटर को भी लिया इतना ही टेम्परेचर पर, और इसी 100 डिग्री सेल्सियस पर आपने वाटर के स्टीम को भी लिया। स्टीम मतलब वेपर। जैसे आपके यहाँ खाना बनता होगा, राइस, चावल, तो आप देखते हो कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वहाँ से भाप निकल रहा है, ऐसे ये आपका बर्तन होता है, यहाँ से जो है ऐसे 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 निकलने होता है, तो इसी को हम स्टीम बोलते हैं। ठीक, वाटर वेपर बोलते हैं। तो कह रहा है कि जो 100 डिग्री सेल्सियस पे हम वाटर को लें, ठीक, और 100 डिग्री सेल्सियस पे हम स्टीम को भी लें, तो स्टीम के पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा एनर्जी होगा। क्यों? क्योंकि स्टीम बनने के लिए इसके पार्टिकल्स ने एक्स्ट्रा एनर्जी अपने अंदर रख लिया है लेटेंट हीट के फॉर्म में। हमने देखा था कि लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट, कि हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे होते हैं फिर भी सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो हीट है वो पार्टिकल्स के बीच में चला जाता है, उसके पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में चला जाता है, और इसीलिए स्टीम फॉर्म में जो है, स्टीम फॉर्म में ज़्यादा एनर्जी होता है। सेम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम पानी को लें और 100 डिग्री सेल्सियस पे हम अगर स्टीम को लें, तो इसके पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा एनर्जी होगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में लेटेंट हीट के फॉर्म में ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसीलिए अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी से आपका हाथ जले और 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम से आपका हाथ जले, तो हाथ से, स्टीम से जला हुआ हाथ ज़्यादा खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में। क्यों? क्योंकि वो लोग लेटेंट हीट के फॉर्म में एनर्जी को अपने अंदर स्टोर किए हुए रहते हैं, ऑब्जर्व किए रहते हैं। ठीक बात है, आई होप इट्स क्लियर। चलिए आगे। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि पार्टिकल्स इन स्टीम, यही सारा बात है, अब पढ़ सकते हैं आराम से। वेपोराइजेशन का, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के फॉर्म में उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कि सॉलिड स्टेट है, इसको आप हीट दीजिएगा तो ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक, फिर लिक्विड स्टेट को आप हीट दीजिएगा तो वो गैसेस स्टेट में चला जाएगा। और इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, गैसेस स्टेट को आप कूल करिएगा, ठंडा करिएगा, ठीक, तो वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, और लिक्विड स्टेट को और ठंडा करिएगा, कूल करिएगा, तो वो सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, कि आप उसके टेम्परेचर को, है ना, किसी मैटर के स्टेट
को चेंज करना हो, फॉर्म को चेंज करना हो, तो आप टेम्परेचर में चेंज ला करके ना उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर यही लिखा गया है। ठीक, अब ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। ठीक, आप इसको देखें। इसमें बेसिकली क्या है कि जो हमारा केल्विन है, केल्विन वो SI यूनिट है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का SI यूनिट है। जैसे आप फ़ोन वगैरह में देखते होंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ होता होगा 43 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस एट्सेट्रा ऐसा। तो वो सेल्सियस स्केल हो गया, वो एक यूनिट है। और केल्विन टेम्परेचर का SI यूनिट है। ठीक, जैसे मीटर है लेंथ का SI यूनिट, मास का kg होता है, उसी तरह SI यूनिट जो है वो टेम्परेचर का केल्विन होता है, जिसको हम K लिखते हैं, सिंपल K। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 273 केल्विन इसको पढ़ेंगे। K मतलब केल्विन हो गया। और ऐसे नॉर्मली K का मतलब 1000 होता है। जैसे आप फेसबुक वगैरह पे या कहीं यूट्यूब के वीडियोस में देखते होंगे 31K व्यूज़, तो वहाँ 1000 होता है। ठीक, यहाँ पर साइंस केमिस्ट्री में साइंस K का मतलब होता है केल्विन, टेम्परेचर के केस में। ठीक, और आगे K का मतलब कांस्टेंट वगैरह और भी सारा होता है, वो छोड़िए। अभी टेम्परेचर के सेंस में K का मतलब केल्विन होता है। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि देखिए 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273.16 केल्विन। और कन्वीनियंस के लिए हम लोग 0 डिग्री को मतलब राउंड ऑफ कर देते हैं, 273 केल्विन लेते हैं। ठीक, अब बोल रहा है कि देखिए दो चीज़ है, इसका यूज हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे कि अगर आपको कोई टेम्परेचर दे दिया है सेल्सियस में, बोला 23 डिग्री सेल्सियस, और इसको केल्विन में बदलो। ठीक, केल्विन में कितना होगा, या आपको 250 केल्विन दे दिया और बोला कि इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करो। ठीक, तो हम लोग करते क्या है कि जब आपको दिया हुआ हो सेल्सियस में टेम्परेचर और बोला कि उसको केल्विन में चेंज करिए, आप एक तरह से ऐसे माइंड बनाइए कि देखिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है ना। ठीक, 273 केल्विन होता है। तो इसको आपको 20 डिग्री बनाना है ना, तो इधर आप 20 जोड़ दीजिए और इधर भी आप 20 जोड़ दीजिए। मतलब क्या कि सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए आपको उस टेम्परेचर में 273 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि आपको सेल्सियस में जितना भी टेम्परेचर दिया गया, कि लीजिए सेल्सियस में 20 डिग्री है, सेल्सियस में 30 डिग्री है, सेल्सियस में 35 डिग्री है, सेल्सियस में 50 डिग्री है, और बोला कि इसको केल्विन में चेंज कर दीजिए, तो आप फट से क्या कर देना है आपको, उसको उसमें 273 ऐड कर देना है, वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। बस यही करना है। ठीक, अब उल्टा इसका हो, उल्टा इसका क्या कि ऑलरेडी हमको केल्विन में दिया हुआ है। ठीक, केल्विन में हमको दिया हुआ है, राइट, और बोल रहा है कि उसको आप डिग्री सेल्सियस में चेंज करिए। ठीक, तो जितना केल्विन दिया हुआ है ना, जितना केल्विन, उसमें से आपको 273 सब्ट्रैक्ट कर देना है। बस यही करना है। ठीक, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कि टू चेंज द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू सेल्सियस स्केल, कि अगर केल्विन को आपको सेल्सियस में ही चेंज करना हो, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर, कि जो आपको टेम्परेचर दिया जाए उसमें से 273 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, राइट। तो यही आपका क्या दे देगा, आपको वो सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर दे देगा। ठीक, एग्जांपल के तौर पे कि अगर हमको बोला कि 320 केल्विन है, ठीक, और इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करिए, 320 केल्विन है, इसको डिग्री सेल्सियस में आप चेंज करके बताइए, तो हम क्या करेंगे, 320 माइनस 273 कर देंगे। ठीक, जितना आएगा वही हमारा डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाएगा। इजी है। चलिए, यहाँ एक और यूनिट है टेम्परेचर का, फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक, इसका भी यूज़ हम करते हैं, खासकर जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, एग्जांपल अमेरिका हो गया, वहाँ पर फ़ारेनहाइट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक, वहाँ पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन भी कम यूज़ होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट यूज़ होता है। तो इसके लिए आपको नॉलेज थोड़ा होना चाहिए और ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। तो फ़ारेनहाइट स्केल पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 32 फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इस टेम्परेचर पर जो है आपका पानी फ्रीज कर जाएगा, जम जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट जो है पानी का, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, आप फीवर जब चेक कर रहे होते हैं थर्मोमीटर से, तो उसमें दोनों स्केल होता है, डिग्री सेल्सियस स्केल और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, तो इसीलिए ये भी बताना ज़रूरी है। तो ये जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में रिलेशन ये है कि डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। जैसे आपको कोई दे दिया कि 10 डिग्री सेल्सियस है, बताइए फ़ारेनहाइट कितना होगा, तो आप 9/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और उसमें ऐड कर देंगे 32, 5 2 ज़ा 10, 18 प्लस 32 इक्वल्स टू 52 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हो गया हमारा, है ना, क्या बोलते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल में।
ठीक, जैसे हमने देखा था कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, डिग्री सेल्सियस स्केल पे। तो इसको हमको कहा है कि फ़ारेनहाइट में चेंज करिए, तो हम क्या करेंगे, 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, है 9/5 है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें ऐड कर देना है 32। तो इसको इससे क्रॉस करेंगे तो 20 होगा, ठीक, 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 29 सार 180 प्लस 32, अब ऐड करेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। तो इस तरह से हम किसी सेल्सियस स्केल पर किसी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमको 9/5 से उस टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करके उसमें 32 ऐड कर देना है, ठीक। ये एक रिलेशन होता है, ठीक। और इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, अगर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दिया हुआ है, सेल्सियस में पूछ रहा है, तो यही इसी फार्मूला पे हम लगा देंगे, बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है, ठीक। आगे है टेम्परेचर के चेंज के बारे में, मैटर के स्टेट के चेंज के बारे में, ठीक। ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग। अभी तक हमने क्या चीज़ देखा है, दो चीज़ देखा है कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, जिसको हम फ्यूजन बोलते हैं, है ना। और वो टेम्परेचर जो किसी सॉलिड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिक्विड में चेंज कर देता है, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक। फिर हमने देखा कि लिक्विड से गैस में चेंज हो जाना बॉइलिंग कहलाता है, राइट, या वेपोराइजेशन भी इसको कह सकते हैं आप। तो जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड गैस में या वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है, उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फिर हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखा था और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देखा था। अब हम देखेंगे कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है या डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज या गैस से सॉलिड में चेंज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक। कहा कि ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का कॉन्सेप्ट देखिए कि जब कोई चीज़ सॉलिड है, ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर कि आपने प्लास्टिक का एक टुकड़ा लिया, आप उसको हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो वो पहले लिक्विड बनेगा और हीट देते रहेंगे तो फिर वो वेपर बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो होता क्या है यहाँ पर कि कोई चीज़ पहले सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है, फिर लिक्विड से गैस में चेंज होती है। लेकिन कह रहा है कि जब आपने कोई सॉलिड लिया, उसको हीट देना शुरू किया और वो सीधे गैस बन गया, मतलब लिक्विड नहीं बना, तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। और इसका उल्टा भी, यानी अगर हम उसको कूल किए और प्रेशर डालें, ठंडा किए, तो वो पहले लिक्विड बनना चाहिए, फिर लिक्विड से सॉलिड बनना चाहिए। जैसे पानी है, अगर वो वेपर स्टीम है वो, तो उसको हम ठंडा करेंगे तो पहले पानी बन जाएगा, वाटर लिक्विड स्टेट में, और ठंडा करेंगे तो फ्रीज में रखेंगे तो फिर वो आइस बन जाएगा, मतलब सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया। लेकिन कह रहा है कि अगर सीधे गैस से सॉलिड बन जाए डायरेक्ट बिना लिक्विड में चेंज हुए, तो इसको हम सब्लिमेशन भी बोलते हैं। अब इसका नाम आपको अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा चेंज मिलेगा। सब्लिमेशन आप याद रखिए, काम चल जाएगा ज़्यादातर, ठीक है। या एक चीज़ आप और याद रख सकते हैं, द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड, यानी सीधे गैस से सॉलिड में बन गया, ठीक। तो यहाँ पे भी आप सब्लिमेशन बोल सकते हैं। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि सॉलिड से गैस चेंज हुआ तभी भी हम सब्लिमेशन बोल सकते हैं, या इसका उल्टा, गैस से अगर सॉलिड चेंज हुआ तभी हम इसको सब्लिमेशन बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन अभी कई किताबों में आपको मिल जाएगा कि उसे हम डिपोजिशन भी बोलते हैं, ठीक। गैस से सॉलिड में अगर चेंज हो रहा है तो इसको हम डिपोजिशन भी बोलते हैं, या फिर डी सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं, ठीक। डी लग देने से अपोजिट हो जाता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, जैसे एक्टिवेट, डी एक्टिवेट। तो इसी तरह सब्लिमेशन यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यानी कि उल्टा हो गया, नेगेटिव हो गया, तो डी सब्लिमेशन। तो ये याद रखने वाले तीनों आपको याद रखना है कि अगर गैस से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं, ठीक। या और दूसरे टर्म में हम इसको डेपोजिशन या डी सब्लिमेशन बोल सकते हैं। ये क्लियर है। तो सब्लिमेशन डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाना, और गैस से सॉलिड में चेंज होना डायरेक्ट बिना लिक्विड में जाए हुए, हम डिपोजिशन या सब्लिमेशन या डी सब्लिमेशन तीनों ही बोलते हैं। क्लियर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सॉलिड CO2 की बात हो रही है, जिसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 atmosphere विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। देखिए इसमें कह रहा है कि जब हम सॉलिड CO2 को लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग जानते हैं वो गैस स्टेट में रहता है, लेकिन जब उसको हम बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर को हम एकदम जो है कम की हुए रहता है, बहुत कूल, तो वो सॉलिड स्टेट में रहता है, ठीक। और जैसे ही हम उसके प्रेशर को थोड़ा सा ऊपर किए, ठीक, तो होता क्या है,
टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया तो वो सॉलिड से सीधे बन जाता है गैसेस स्टेट में, लिक्विड नहीं बनता है। ठीक, सॉरी, ये है। तो उसको हम, ये भी किसका एग्जांपल हो गया, ये भी इसका एक सब्लिमेशन या डिसब्लिमेशन या डिपोजिशन का एग्जांपल हो गया। और सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, ये याद रखने वाली बात है। पूछता है कि ड्राई आइस क्या होता है, तो आइस यूजुअली गीले होते हैं, गीले गीले, यानी कि आप हाथ पे आइस लोगे तो आपका हाथ गीला गीला हो जाएगा। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठीक, वो ऐसे गीला नहीं होता है, वो ऐसे ड्राई होता होगा। एक्चुअली आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड। तो वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। तो ये सब्लिमेशन का प्रोसेस हो गया और इसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक, तो सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस बोलते हैं, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक, आगे लिखा हुआ है जो कि बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमिन, यानी कि प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमिन बताता है, फिक्स करता है द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, बहुत ईजी बात है कि प्रेशर और टेम्परेचर ये दो चीज़ तय करेगा कि कोई सा भी मैटर हमारा किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड में रहेगा या लिक्विड में रहेगा या गैस में रहेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ में शायद नहीं दिया है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। कुछ एक चीज़ है जिनको हम सब्लिमेट बोलते हैं। ठीक, कैम्फर हो गया, सब्लिमेट मतलब कि वो सब्लिमेशन शो करता है, यानी वो सॉलिड से सीधे लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक, उनको हम सब्लिमेट बोलते हैं। जैसे कैम्फर हो गया, ठीक है, उसका एंथ्रासीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, नेफ्थैलिन हो गया। तो ये सब सब्लिमेट होते हैं। सब्लिमेट मतलब ये ऐसे सॉलिड स्टेट में मिलेगा आपको, लेकिन जब आप इनको गर्म करेंगे ना तो ये सीधे धन से उड़ जाएगा, मतलब ऐसे लिक्विड नहीं बनेगा, गैस में तुरंत चेंज हो जाएगा। ठीक, इसको हम सब्लिमेट बोलते हैं। ठीक है बात, चलिए। तो ये बता रहा था कि कोई भी मैटर किस स्टेट में रहेगा, वो सॉलिड में रहेगा कि लिक्विड में रहेगा कि गैस में रहेगा, ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर, दो चीज़ पर, कि टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। जैसे पानी का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो वो स्टीम फॉर्म में चला जाएगा, और पानी का टेम्परेचर कम रहेगा तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और कम रहेगा तो वो आइस के फॉर्म में रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर ये ही डिपेंड, यही जो है किसी भी मैटर का स्टेट को डिटरमिन करता है, बताता है। ऐसा नहीं कि वो इसका स्टेट फिक्स है कि यही है, नहीं, वो प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से डिपेंड करेगा। ठीक बात है। ठीक, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो इसको हम फ्यूजन बोलते हैं, या इसी को हम मेल्टिंग भी बोलते हैं। दोनों एक ही चीज़ है। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो इसको हम फ्यूजन बोलेंगे या मेल्टिंग बोलेंगे। ठीक, और अगर उल्टा होगा इसका, लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, तो इसको या तो हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं या फ्रीजिंग बोलते हैं। दोनों ही इजी टर्म है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। लिक्विड से अगर गैस बने, लिक्विड से अगर गैस बने, लिक्विड से अगर गैस बने तो वो वेपोराइजेशन होता है, या इसको हम बॉइलिंग कहते हैं। और अगर गैस से लिक्विड बने तो वो कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन की वजह से जो है बारिश होती है, और ये तो हमने देख ही लिया है ऑलरेडी। ठीक, चलिए नेक्स्ट, फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब यहाँ पे दो चीज़ है जो कि आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं, और विच इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखिए दो चीज़ है, एक है अभी हमने देखा था यहाँ पर कि जो लिक्विड से, ठीक है, गैस में चेंज हो जाएगा वो वेपोराइजेशन या बॉइलिंग कहलाएगा। ठीक है, ये हमने देख लिया था, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन या बॉइलिंग कहलाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है हमारा बॉईल करना शुरू कर देता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अब ध्यान से समझिएगा, और ये समझना ज़रूरी है, ट्राई टू पे अटेंशन टू इट, कि कोई भी चीज़ लिक्विड स्टेट में है पहले, ठीक, और अब वो गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा, यानी कि गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। अगर हम वाटर के एग्जांपल लें कि वाटर अभी हमारे पास है, हमने टैप से पानी निकाला, वो मेरे पास लिक्विड फॉर्म में है। इसको अगर हमको गैसियस स्टेट में ले जाना है या वेपर बनाना है इसका, ठीक, तो हमको यही काम करवाना पड़ेगा, वेपोराइजेशन या बॉइलिंग। और उसके लिए टेम्परेचर मिनिमम कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। आपने गैस चालू किया, ठीक, गैस चालू किया और उस पर
एक बर्तन में आपने पानी को रख दिया, ये गैस नीचे से जल रहा है, तो इस गैस का कुछ टेम्परेचर है, अभी मान लिया 30 डिग्री सेल्सियस है, तो रखते ही वो बॉईल करना शुरू नहीं हो जाएगा, नहीं, जब तक कि वो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड में वो 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुँचेगा। ठीक, जब तक 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुँचेगा ठीक, तब तक वो वेपर नहीं बनेगा, और अगर 100 डिग्री तक पहुंच गया तो वेपर बनना शुरू कर जाएगा। और अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस तक रखे हुए टेम्परेचर को और उससे आगे ही बढ़ा रहे हैं तो वो वेपर बनते जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सारा पानी उड़ करके ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप अभी कर सकते हैं, आप वीडियो के बाद किचन में जाइए, गैस चालू कीजिए, उस पर एक बर्तन रखिए, उसमें थोड़ा सा पानी रखिए, जैसे कि आधा गिलास या 40 ml या 20 ml या 50 ml, और गैस चालू करके 5 मिनट छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद देखिएगा या उससे पहले ही सारा का सारा पानी उड़ करके ख़त्म हो गया। ये कब हुआ? जब आपने टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस तक रखा हुआ था। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तक रखा हुआ था। मान लिया जाए, ठीक है, मान लिया जाए कि आप उसके नीचे एक मोमबत्ती जला करके रख देते या माचिस की तीली जला करके रखते, तो क्या ये काम कभी होता? नहीं ना होता, कभी नहीं होता। मतलब कि अगर मैं आपको बोलूँ कि ये लीजिए पानी, ठीक है, और इसको उड़ाना है इसी तरह गैस बना करके, और ये लीजिए माचिस, तो आप बोलेंगे नहीं हो पाएगा। मैं पूछूँगा क्यों? देना यूज से कि इसके लिए हमको एटलीस्ट 100 डिग्री सेल्सियस तक जाना पड़ेगा, और माचिस से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच पाना मुश्किल है। ठीक है, नहीं हो पाएगा, नामुमकिन है। ठीक, इसी तरह मोमबत्ती से भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में? बोलिएगा मोमबत्ती ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री पहुँच पाएगा, 40 डिग्री पहुँच पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पहुँच पाएगा, और ऐसे में नहीं जो है ये वेपर बन पाएगा। ये बात समझने वाली है, प्रैक्टिकल है, समझ गए आप? ठीक, इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक, अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक, आपने कपड़ा धोया, ठीक, उसको अच्छे से निचोड़ लिया, लेकिन फिर भी उसमें कुछ पानी है, आप कितना भी निचोड़ लो पानी रहेगा ही। ठीक, अब उसको आप छत पे ले जा करके रख देते हैं। ठीक, छत पे ले जा करके रख दिए, धूप निकला हुआ है, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के बाद आप ये देखते हैं कि उसमें का सारा पानी निकल गया। ठीक है, और वो कपड़ा सूख गया, है ना, कपड़ा क्या हो गया, सारा सूख गया। अभी जब आपने कपड़ा धोया था तो कपड़े में पानी था, कितना ही आप अच्छे से कर लो, पानी था। 2 घंटे आपने उसको धूप में रख दिया तो वो सारा पानी उड़ गया, निकल गया कपड़े से, कपड़ा सूख गया, पानी उड़ गया। क्या हो गया? पानी उड़ गया। तो उड़ा होगा तो वेपर बन के ही ना, मतलब भाप बन के ही ना उड़ा होगा। ठीक, ऐसा नहीं कोई मशीन लगाया पानी सारा खींच लिया, नहीं, वेपर बन के ही उड़ा है। ठीक है, भाप बन के ही उड़ा है, गैस बन के ही उड़ा है। तो अभी हमने देखा क्या कि वेपोराइजेशन के लिए टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए मिनिमम। मोमबत्ती माचिस से 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच रहा था तो पानी बॉईल होगा ही नहीं। लेकिन छत पे आपने कपड़ा को रखा, ठीक है, और वो 2 घंटे के बाद वेपर बन करके उड़ गया। ठीक, और धूप का टेम्परेचर कितना भी ज़्यादा हो, 40-45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन 40-45 डिग्री पर ही उड़ गया पानी, है ना। जबकि पानी को बॉईल करने के लिए, वेपोराइजेशन वेपर में चेंज होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है ना। लेकिन वहाँ पर 100 से बहुत कम है, आधा से भी कम है, 35 डिग्री है, 23 डिग्री है, 34 डिग्री है, 40 डिग्री है, फिर भी पानी वेपर बन रहा है। क्यों? पानी को तो वेपर बनने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए था। तो इसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं, इवेपोरेशन। बात आई समझ में? ये 2 केस आपने देखा, कंपेयर करिए। ठीक, तो इसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इवेपोरेशन, ये यही प्रोसेस है हमारा, ये वाला जो मैं आपको बताया हूँ कि छत पे आप कपड़े सुखाते हैं। ठीक, वेपोराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचने के बाद वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं या बॉइलिंग बोलते हैं। जब कोई लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद वेपर में चेंज होने लगता है तब हम उसको वेपोराइजेशन बोलते हैं, वेपोराइजेशन बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक, लेकिन अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम किसी भी टेम्परेचर पर वो वेपर में चेंज होने लगता है तब हम उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। डिफरेंस क्लियर है? ठीक, तो जब आप किचन में पानी को गर्म कर रहे हैं और वो वेपर बन के उड़ने लगता है तो वो प्रोसेस वेपोराइजेशन का है, वो प्रोसेस बॉइलिंग का है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब पानी को बॉईल कर लो। ठीक, लेकिन जब आप छत पे कपड़े को सूखने के लिए रखते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम में ही वो वेपर बनना शुरू हो जाता है, तो वो प्रोसेस हमारा इवेपोरेशन कहलाता है। बात आ गई समझ में? ठीक, अब ऐसा होता क्यों है? ठीक, ये तो मोटा मोटी बात हुई कि ये सारा काम होता है बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही वो जो है वेपर बन के उड़ने लगता है। ऐसा होता क्यों? देखिए, ऐसा होता इसलिए है कि जैसे मान लिया जाए कि ये पानी है, ठीक है, और इसमें
ये सारा हमारा पार्टिकल है। इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ठीक है। अब होता ये है कि इसमें कुछ एक पार्टिकल ऐसे होते हैं ना, कुछ एक पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और वो कम टेम्परेचर पर ही अपने उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेते हैं, यानी उससे पार पा जाते हैं, वो उड़ जाते हैं, ठीक। अब होता क्या है कि जैसे मान लिया कि ये और ये तीनों आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए थे एक दूसरे, लेकिन इसमें से एक का वीक था, ठीक है। अब हुआ क्या कि वो जैसे ही कम टेम्परेचर पे ही सनलाइट पे ही 40 डिग्री सेल्सियस पे ही अपना उड़ गया, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लिया, पार पा लिया, तो वो उड़ गया, वो उड़ा, उसके चक्कर में ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया। ये प्रोसेस स्लो होता है लेकिन होता है, ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है, ठीक। तो इवेपोरेशन क्यों होता है? क्योंकि कुछ एक पार्टिकल्स ऐसे होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स पे कि वो क्या होता है, कम टेम्परेचर पे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाते हैं, ठीक। अब ऐसा क्यों होता है वो तो अब हायर क्लास में जाएंगे तब पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है कि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, ठीक। और ये स्लो प्रोसेस होता है। अब क्या है कि इसमें एक चीज़ और है जो कि शायद मेंशन नहीं किया गया है, जो इवेपोरेशन है वो सरफेस प्रोसेस है, ठीक। बॉइलिंग हमने क्या देखा था, वो एक बल्क फिनोमिनन है, बल्क से पूरा बॉयल होता है पूरा, लेकिन इवेपोरेशन सरफेस प्रोसेस है, सरफेस फिनोमिनन है, ठीक। मतलब क्या कि जैसे यहाँ पर मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए कि रोड पर इतने दूर में पानी गिरा हुआ था, ठीक है, रोड पर इतना पानी गिरा हुआ था, तो जब वेपोराइजेशन हो, इवेपोरेशन होगा ना, इवेपोरेशन तो ऐसा नहीं कि जैसे मान लिया कि ये ऐसे ऐसे इतना दूर में, ठीक, तो यहाँ भी पूरे में पानी होगा, ऊपर में भी पानी होगा, तो इवेपोरेशन होगा ना तो पहले ऊपर से होना शुरू होगा, पहले ऊपर का पार्टिकल जो है उड़ेगा, फिर उसके नीचे का, फिर उसके नीचे का, फिर उसके नीचे का। ऐसा नहीं है कि पूरे में का पार्टिकल उड़ना शुरू हो जाता है, ठीक। सरफेस से पहले ऊपर से जो है उड़ना शुरू होता है। जैसे आप देखते होंगे कि जोड़ पे अगर पानी गिरा हुआ है तो धीरे धीरे सूखता है, यानी कि पानी ऊपर से उड़ रहा होता है, यहाँ से पहले ऊपर का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट होता है, फिर सारा नीचे का धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि पूरा बॉइलिंग की तरह बल्क फिनोमेना पूरी तरफ से उड़ने लगता है, नहीं। तो यही डिफरेंस है बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में, कि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिनन है, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिनन है, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिनन है, और बॉइलिंग बल्क फिनोमिनन है, ठीक। आई होप इट्स क्लियर द डिफरेंस, यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आज की वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। और फिर हम लास्ट क्लास में क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और रिवीजन करेंगे, ठीक। अब है इवेपोरेशन हमने देख लिया, इवेपोरेशन और वेपोरेशन में हमने डिफरेंस देख लिया, इवेपोरेशन क्यों होता है ये हमने देख लिया, रीज़न क्या है, ठीक। अब है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, यानी जिससे इवेपोरेशन चेंज होता है, उसका रेट चेंज होता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया को अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे तो इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा। एग्जांपल के तौर पर कि कहीं पर पानी गिरा हुआ है, इतना पानी गिरा हुआ है, ठीक है, आप इसी पानी को फैला करके इतना दूर में कर दीजिए, तो अगर ये 2 घंटे में इवेपोरेट होगा तो ये 20 मिनट में ही इवेपोरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। तो अब सरफेस एरिया बढ़ गया, दूर तक बढ़ गया सरफेस एरिया, ठीक, दूर तक सरफेस एरिया बढ़ गया, तो होगा क्या कि लंबा सा पतला सा सरफेस बन गया। अब पतला सरफेस बन गया तो चूँकि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिनन है तो सारा जल्दी ऊपर का उड़ जाएगा, ठीक। यही वजह है कि अगर आप कपड़े को फैला करके रखेंगे तो जल्दी सूख जाएगा, और अगर उसको मोड़ करके रखेंगे ऐसे जैसे सब फैला करके अच्छे से नहीं रखे तो वो नहीं सूखेगा, जल्दी नहीं सूखेगा इन सेंस, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि वी नो दैट इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिनन, यहाँ लिखा हुआ है कि इवेपोरेशन जो है वो क्या है, सरफेस फिनोमिनन है, इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिनन, ठीक। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, अगर सरफेस एरिया को हम इंक्रीज कर दें, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, इवेपोरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज करता है, यानी रेट का मतलब कि वो कितने फास्ट होगा, कितने स्लो होगा। फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, स्प्रेड मतलब फैलाना होता है, कि जब हम कपड़े को सुखाने के लिए रखते हैं तो हम उनको फैला देते हैं, ठीक। इन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर की इंक्रीज होने से इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, ये तो बहुत आम बात है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट, कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उससे पार्टिकल्स तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे तो उनकी क्या होगा, बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो तेज़ी से फ्रीली मूव करेंगे तो उनके बीच का काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेंगे, और इससे क्या होगा, वो बन जाएंगे क्या, वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगी, ठीक।
ये बात लिखा हुआ है, ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या चीज़ है सबसे पहले ये समझते हैं, ठीक। ह्यूमिडिटी क्या चीज़, देखिए बारिश हुआ, पानी के हम फेंक दिए कहीं पर रोड पर, कुछ हो गया, तो वो पानी उड़ करके जाता कहाँ है, ठीक है, पानी उड़ करके जाता कहाँ है, हाँ। जैसे अभी आपके घर के बगल में रोड है, उस पर पानी किसी बच्चे ने फेंक दिया, मान ली 1 बाल्टी गिरा दिया, आपने ही फेंक दिया, तो आप देखोगे कि 10 घंटे के बाद, 20 घंटे के बाद, 1 दिन या 2 दिन वो पानी खत्म हो गया वहाँ पर से। तो वो पानी गया कहाँ, एक्चुअली होता है कि इवेपोरेट होकर के वो पानी हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, बहुत छोटे 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 ऐसे ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में चला जाता है, तो ऐसा नहीं कि वो आसमान में चला गया एकदम ऊपर, नहीं, हमारे इन्वायरमेंट में ही है, वो हमारे आसपास ही है, ठीक। तो अब होता क्या है, अच्छा इसको आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। देखिए मान लिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, समझिए कि जैसे बाहर में रोड पर पानी इतना दूर में गिरा हुआ था, ठीक, वो 1 दिन बाद 2 दिन बाद उड़ गया, उड़ करके वाटर ड्रॉपलेट यानी छोटे 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 ड्रॉपलेट, पानी का ड्रॉपलेट, पानी का ड्रॉपलेट बहुत छोटा बन करके हमारे आसपास पूरे में ऐसे फैल गया, पूरे में आपके रूम में भी है, अभी आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर भी है वाटर ड्रॉपलेट, ठीक। अब इसको चेक करने के लिए कि एक्चुअली में है, आप क्या करिए, फ्रिज से एक पानी का बॉटल निकालिए, ठीक है, पानी का बॉटल ठंडा वाला, एकदम ठंडा वाला पानी का बॉटल को आप एकदम अच्छे से पोंछ दीजिए, इतनी अच्छे से पोंछ दीजिए कि उसमें एक बूंद भी पानी का बॉटल के बाहर नहीं रहे, ठीक। उसको 10 मिनट के लिए, आप 20 मिनट के लिए टेबल पर रख दीजिए। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है, कि जो पानी का बॉटल था आपने इसको अच्छे से पोंछ दिया था, एकदम सुखा दिया था पेपर से, थोड़ी देर के बाद यहाँ 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 पानी लग गया, पानी का बूंद आ गया। तो ये कहाँ से आया, ये जो हमारे आसपास में वाटर ड्रॉपलेट था जो कि इवेपोरेशन के बाद बन गया था, वही जब इसके सरफेस से टच हुआ ना, ठीक, तो यहाँ पे ये इसीलिए वाटर वेपर बना हुआ था क्योंकि इसको सनलाइट का हीट मिला था और टेम्परेचर मिला था। लेकिन अभी जब आपने फ्रिज से पानी निकाला है और ये वाटर वेपर इसके कॉन्टेक्ट में आए तो वो उनको टेम्परेचर कम मिला, कम जैसे ही मिला कि फिर से ये वेपर से क्या बन गए, मतलब वाटर ड्रॉपलेट से फिर से वो पानी में बन गए, ठीक। ये हो गया कि हम कैसे वाटर वेपर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक। और एक चीज़ आपने ये सुना होगा कि आज बहुत गर्मी ही है, धूप नहीं निकला हुआ, लेकिन फिर भी जलन टाइप का है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उमस ज़्यादा है। क्यों ऐसा होता है कि जो हमारे आसपास में वाटर वेपर हैं बहुत सारे, जब गर्मी बढ़ती है ना, जब गर्मी बढ़ती है तो ये ड्रॉपलेट्स भी गर्म हो जाते हैं, ठीक। और वो चूँकि हमारे आसपास होते हैं, ठीक, और हवा भी नहीं चल रहा होता कि वो दूर जाएंगे, तो इससे और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, ठीक। तो ह्यूमिडिटी मतलब होता है कि हमारे एयर में वाटर वेपर को, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स को कितना होल्ड करने का कैपेसिटी है, उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पर कि ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, कि हवा में जितना वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसी के हम अमाउंट को जो है क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक। तो ह्यूमिडिटी जैसे जैसे कमेगा, ठीक है, ह्यूमिडिटी जैसे जैसे कमेगा वैसे वैसे क्या होगा, देखिए ह्यूमिडिटी कम होगा मतलब क्या कि वाटर वेपर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कम है तो इवेपोरेशन तेज़ी से होगा, और ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है तो इवेपोरेशन कम जाएगा, ठीक। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज। कह रहा है कि देखिए हमारे जो एयर की कैपेसिटी है वाटर वेपर को होल्ड करने की वो लिमिटेड है, इतना पर इतना ही हो सकता है। अगर वो ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है, तो फिर वाटर वेपर को बनने में थोड़ा दिक्कत होगा यहाँ पर, ठीक। और इसीलिए ये, और इसका उल्टा होगा कि जब वाटर वेपर मतलब ह्यूमिडिटी जब कम होगी, बहुत कम होगी, तो तेज़ी से जो है वो इवेपोरेशन होगी। जैसे आप देखते होंगे कि जिस दिन तेज़ हवा चल रही है, धूप नहीं भी है, तेज़ हवा चल रही है, तो होता क्या है कि आसपास का सारा वाटर वेपर को उड़ा करके ले जाता है दूर 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 दूर, यानी हवा तेज़ चल रही होती है तो कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। धूप नहीं है लेकिन हवा बहुत तेज़ है, फिर भी कपड़े सूख जाते हैं। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि एयर में जो है ह्यूमिडिटी कम होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम होती है, वाटर वेपर को उड़ा करके ले जाते हैं दूर, तो इसीलिए हमारा जल्दी से इवेपोरेशन हो जाता है, ठीक। आगे एन इंक्रीज इन विंड स्पीड के बारे में, कि विंड स्पीड बढ़ेगा तो हमारा इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे, कि जो विंड मतलब हवा होता है, विंडी मतलब हवा वाला दिन, विंडी डे हवा वाला दिन, कि जिस दिन विंडी होता है यानी कि हवा ज़्यादा चल रहा होता है उसमें कपड़े जल्दी तेज़ी से सूखते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। यही बात जो अभी बताए हैं कि हवा चल रहा होता है जिस दिन, तो वो वाटर वेपर को अपने दूर ले जाते हैं अपने हवा के साथ, ठीक।
डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अराउंड द सराउंडिंग। ठीक, जैसे आपने कपड़ा यहाँ पर सुखाया, तेज हवा चल रही है, तो यहाँ पर के जितने वाटर वेपर थे ना, वाटर ड्रॉपलेट थे, इनको उड़ा करके हवा दूसरे जगह ले गई, तो अब यहाँ पर का वाटर वेपर आराम से, मतलब इवेपोरेशन आराम से होने लगता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसके बाद ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएगा, है कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कि इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होता है। ठीक, जैसे आप इसका एक एग्जाम्पल आपने भी देखा होगा एक्चुअली, कि आप देखते हैं कि एक नेल पॉलिश रिमूवर होता है, या आप ले लीजिए क्या, पेट्रोल ले लीजिए। ठीक है, जब आप पेट्रोल अपने हाथ पे डालिएगा ना, तो वो हाथ पे डालते ही पहले हाथ उड़ जाता है जल्दी से। ठीक, और आपको हाथ पे ठंडा ठंडा फील होगा, ठंडा ठंडा फील होगा। आप अभी भी करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास दोनों में से कोई एक चीज़ है, चाहे एसीटोन है, मतलब वो नेल पॉलिश रिमूवर होता है नाखून साफ़ करने वाला, या जो मोबाइल की दुकान होते हैं ना, वो उसको मोबाइल वगैरह को साफ़ करने के लिए वो रखे हुए होते हैं। ठीक, ये पेट्रोल है, वो डालिएगा ना, तो देखिए हाथ पर ठंडा ठंडा फील होगा। ये क्यों होता है, उसी के बारे में है। वहाँ पर भी इवेपोरेशन ही हो रहा होता है, ऐसा नहीं टेम्परेचर 100 डिग्री है तब बॉयल हो रहा है, नहीं, वहाँ पर भी इवेपोरेशन हो रहा है, उड़ जा रहा है। देखिए होता क्या है इसमें कि द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। कि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी को फ्रॉम द सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग। जैसे आपने हाथ पर पेट्रोल को रखा, ठीक, हाथ पर पेट्रोल को रखा, तो आपके हाथ का कुछ टेम्परेचर है, वो उस टेम्परेचर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है। ठीक, ठीक, रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। ठीक, क्यों, क्योंकि वो अब इवेपोरेट कर रहे होते हैं, इवेपोरेट कर रहे होते हैं, मतलब अरे उनको टेम्परेचर चाहिए होगा थोड़ा भी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा उतना जल्दी इवेपोरेट करेंगे। तो आपने हाथ पर रखा, ठीक है, अपने हाथ पर रखा, और वो इवेपोरेट हो रहे हैं, तो वो आपके हाथ के आसपास का जो टेम्परेचर है उसको खींच लेते हैं, एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे आपके हाथ का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो हीट ट्रांसफ़र हो गया ना, अब आपके हाथ से उसके पार्टिकल्स के बीच में टेम्परेचर आ गया, तो आपके हाथ का टेम्परेचर कम हो गया, कम हो गया, तो इसीलिए वो आपको क्या लगता है, ठंडा लगता है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। ठीक, मेक्स होना चाहिए यहाँ पर तो वो इसी वजह से जो वो कूलिंग हो जाता है। ठीक, और कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश ऑन योर पाम, ठीक है, द पार्टिकल्स कैन एनर्जी फ्रॉम योर पाम, कि वो पार्टिकल यानी जो आप नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन अपने हाथ पे डालते हैं, तो वो आपके हाथ से, ठीक है, आपके हथेली पर से एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, योर पाम और सराउंडिंग्स इन इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। जब वो आपके हाथ पर से एनर्जी को, हीट एनर्जी को अपने अंदर ले लिए और वो इवेपोरेट हो गए, तो अब आपके हाथ का टेम्परेचर कम हो गया और इसीलिए आपको क्या लग रहा है, वो ठंडा लग रहा है। ठीक, आगे है, आफ्टर ए हॉट सनी डे, ठीक है, धूप वाले दिन के बाद, पीपल स्प्रिंकल, स्प्रिंकल मतलब छिड़कना होता है, वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड, बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ एवपोरेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। बोला कि देखिए, जब आप धूप वाले दिन में, ठीक है, शाम को छत पे जाते हैं, तो वहाँ पे आप उस पर पानी छीट देते हैं थोड़ा सा, क्यों, ताकि वो ठंडा हो जाए। वो इसलिए कि जब आप पानी छीटिएगा तो जो छत गर्म हो चुका था, ठीक, उसके एनर्जी को वाटर के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो इवेपोरेट कर जाएंगे। इससे क्या होगा कि छत का टेम्परेचर कम हो जाएगा, वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, यही सब बात है। यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में, कॉटन के कपड़े के बारे में, इसको आप पढ़ करके इजीली खुद से समझ सकते हैं। मैं आपको ये समझा देता हूँ। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। ये वही बात है जो मैं आपको पीछे बताया था कि आप फ्रिज से कोई बॉटल निकालो और हमारे आसपास में जो वाटर वेपर है, जब उनसे कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो अपना एनर्जी को लूज़ कर देता है और वो वाटर के वेपर बन जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट बन जाते हैं। ठीक, वाटर वेपर मतलब कि जो वेपर के फॉर्म में हमारे आसपास घूम रहा है, और वाटर ड्रॉपलेट का मतलब होता है पानी का बूंद, ड्रॉपलेट पानी का बूंद। ठीक, आगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, इसमें बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप खुद से पढ़ करके इसको समझ सकते हैं, इट्स सिंपली ईजी। ठीक है, फिर भी हम लास्ट क्लास में जो है, अब लगभग मतलब ऑलमोस्ट 95% चीज़ें जो है इस चैप्टर की कवर हो चुकी है। एक क्लास और लगेगा जिसमें हम इन सब छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ लेंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को, प्लाज्मा स्टेट को, और फिर से हम एक पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू, मतलब जितना भी है उसको तेज़ी से यहाँ पर कवर कर लेंगे, और कुछ मेजर चीज़ें को हम देख लेंगे, कुछ जो ज़रूरी चीज़ें होगी उनको हम कवर कर लेंगे। तो एक क्लास और लगेगा, उसके बाद ये चैप्टर जो है हमारा अच्छे से ख़त्म हो जाएगा, फिर कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप किसी भी बुक के क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके जो है वो कर सकते हैं। तो ये सेकेंड लास्ट क्लास है, इसके बाद एक और लास्ट क्लास होगी चैप्टर 1 की, फिर ये चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड मोस्ट ऑफ द थिंग्स taught in this lesson. If you still have some doubts, you can simply ask and comment down below. And that's it for today. Take care and don't forget to share it with your friends.
I'll see you in the next class. Goodbye and take care.